चलो, अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को कॉजेज़ पढ़ा रही थी, क्या क्या कॉजेज़ होती हैं हमारे पास। इन्फेक्शन हो सकती है, हमारे पास मेलिग्नेंसी या फिर कोई ट्यूमर हो सकता है जिसमें लिम्फोमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, बहुत मतलब इसके अंदर जो है ना ये भी 15% कंट्रीब्यूट करते हैं, मोस्ट कॉमन लेकिन इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। ओल्ड एज का पेशेंट होगा तो आप लोगों ने टेम्पोरल आर्ट्राइटिस सोचना है या फिर पीएमआर सोचना है, पॉलीमेल्जिया रूमेटिका, और अगर यंग पेशेंट होगा तो उसके अंदर स्टिल्स डिजीज, ठीक है। फिर मिसलेनियस कॉजेज थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, सार्काइडोसिस हो सकता है, सीवीएस के अंदर एट्रियल मिक्सोमा हो सकता है, जीआईटी के अंदर आईबीडी हो सकता है, एंडोक्राइनोलॉजी में थायरोटॉक्सिकोसिस और एंडो के अंदर थायरोटॉक्सिकोसिस या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि फैक्टिशियस फीवर भी हो सकता है। फैक्टिशियस फीवर क्या होता है कि जहाँ पे पर्सन इंटेंशनली ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसको फीवर है, और बड़ी उसके अंदर बिजार सी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ स्पेसिफिक पेशेंट ग्रुप है, अगर आपके पास सिनेरियो में इस तरह का कोई जिक्र आता है या हिस्ट्री आप पेशेंट से लेते हैं, वो आप लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री देता है या एंडेमिक एक्सपोजर का बताता है। एंडेमिक एक्सपोजर का मतलब ये है कि वो किसी ऐसे इलाके में गया जहाँ पे पहले से कोई वबा परसिस्टेंट थी, प्रेवलेंट थी, ठीक है, वहाँ पे पहले से कोई वबा प्रेजेंट थी, या फिर उसकी कोई ट्रैवल की हिस्ट्री है, तो आप लोगों ने टीबी, मलेरिया या फिर डेंगू वगैरह सोचना है। अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या उसको एड्स है तो आप लोगों ने सोचना है कि इसको कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकती है, साइटोमेगेलो वायरस की या फिर एचआईवी की इन्फेक्शन हो सकती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। और अगर वो रीसेंट हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री देता है, यानी कि वो कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो इसका मतलब है कि कोई नोजोकोमियल इन्फेक्शन, कोई हॉस्पिटल रिक्वायर्ड, यानी कि वो पहले किसी और वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था और वहाँ पे उसकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से या किसी भी वजह से कोई और ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेवलेंट हो गया जिसकी वजह से उसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं जब भी आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो, वैसे तो देंगे नहीं, आपसे कॉमन बातें पूछी जाएगी, मोस्ट कॉमन कॉज पूछ लेंगे या आपसे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूछ लेंगे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन का। अगर आपसे पूछते भी है ना तो आपने पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ जो दूसरे सिम्टम्स होंगे उनसे आपने आंसर गेस करना होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इन्फेक्शन। 30% चांस ये होता है कि इन्फेक्शन की वजह से पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन हो रहा है। अगर मैंने आपको बताया कि ओल्डर पेशेंट है और साथ में हेडेक या विजुअल सिम्टम्स दे रहा है तो आपने टेम्पोरल आर्ट्राइटिस सोचना है। और अगर ओल्डर पेशेंट है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ प्रॉक्सिमल मसल पेन, यानी कि पट्ठों के अंदर दर्द या स्टिफनेस के फीचर्स दे रहा है, सिम्टम्स दे रहा है, तो आपने पीएमआर सोचना है, ठीक है, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। फिर यंग पेशेंट है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है, आर्थराइटिस या रैश है साथ में, तो आपने स्टिल्स डिजीज या फिर जुवेनाइल रोमेटिक आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस सोचना है। और अगर यंग पेशेंट है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है तो आपने सोचना है कि इसको कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुई है, ठीक है। यंग पेशेंट होगा और इम्यूनो सप्रेशन की हिस्ट्री दे रहा होगा कि उसको डायबिटीज़ है या लेडी है तो प्रेग्नेंट है, उसको कैंसर है या फिर वो स्टीरॉइड्स ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसको डायबिटीज़ है या कोई भी ऐसी डिजीज़ है, वो इम्यूनो सप्रेसिव स्टेट में है ऑलरेडी, तो कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसके ऊपर अटैक कर सकती है, कोई फंगल इन्फेक्शन अटैक कर सकती है, साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन या HIV, ठीक है। और फिर अगर वो ट्रैवल या एंडेमिक एक्सपोजर की हिस्ट्री दे तो आपने टीबी, मलेरिया या जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड इन्फेक्शन के वो इन्फेक्शन जो खास तौर पर उसी खत्ते उसी इलाके के अंदर प्रेवलेंट थी वो इस पेशेंट के अंदर हो सकती है, ठीक है। फिर अगर वो कहता है कि पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ उसको मर्मर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, रिगर्जिटेशन मर्मर के, जब उसको ऑस्कल्टेट किया गया, चेस्ट को ऑस्कल्टेट किया गया तो वहाँ पे मर्मर सुनाई दे रहे थे, एम्बोलिक फिनोमिना, तो आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सोचना है। अगर पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ एब्डोमिनल सिम्टम्स आ रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल सिम्टम्स, तो आपने अकल्ट एब्सेस सोचना है। अगर पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ थ्रोम्बोटिक रिस्क है, थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क है, तो आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म सोचना है। अगर पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ मेडिकेशन एक्सपोजर के, वो आपको हिस्ट्री देगा कि मैंने पहले ये दवाइयाँ इस्तेमाल की थी, तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है इसको ड्रग फीवर हो गया हो, किसी ड्रग का कोई साइड इफेक्ट के तौर पर जो है ना वो फीवर हो गया हो, ठीक है। और एंड में आपके पास फैक्टिशियस फीवर के वो ड्रामा कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि पर्सन जो होगा ना वो उसकी बिजार या फिर इनकंसिस्टेंट टेम्परेचर पैट, कभी कितना बुखार होता है कभी कितना बुखार होता है, वो इस तरह से बताएगा कि मुझे 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बुखार है। फिर जब उसका बुखार उतरेगा तो उसको पसीने नहीं आएंगे। नॉर्मल लोगों में क्या होता है कि बुखार जब उतरता है तो पसीने आते हैं, उसके अंदर कोई पसीने नहीं आ रहे होंगे, तो आपने ये सोचना है, और वो शक्ल से बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा, सो आप लोगों ने सोचना है कि ये ड्रामा कर रहा होगा कि ये इसको फैक्टिशियस फीवर है, ठीक हो गया। सो यहाँ तक मैंने आप लोगों को इसकी डायग्नोसिस बता दी, मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता दी, मैंने आप लोगों को इसके सारे पॉइंट्स बता दिए कि जिन जिन पॉइंट्स से आप लोगों को टेस्ट किया जा सकता है। वैसे इतने लेवल का आपसे मुझे नहीं लगता पूछेंगे, लेकिन अगर पूछ भी लेते हैं तो
आप लोग लगाने के काबिल हो जाओगे इंशाल्लाह इसको पढ़ने के बाद। उसके बाद वो लास्ट एलो में आपसे कहते हैं कि आपने इनिशियल क्लिनिकल अप्रोच टू अ पेशेंट विद पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, कि एक पेशेंट आ गया आपके पास वार्ड में, तो आप लोग उसको अप्रोच कैसे करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पर जो पहला स्टेप ये होता है कि आपने कंफर्म करना है कि वाकई ही इसे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है। उसके लिए मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे कि उसका फीवर ग्रेटर देन 38 या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, मल्टीपल ओकेजन्स पे, और ये परसिस्टेड रहे कंडीशन ग्रेटर देन 3 वीक्स या 21 डेज। आप इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं लेकिन आपको कोई डायग्नोसिस मिल नहीं रहा, और आपने साथ में फैक्टिशियस फीवर को भी रूल आउट करना है कि ये बंदा जो है ना वो ड्रामा तो नहीं कर रहा इस तरह, उसमें टेम्परेचर पैटर्न अनयूजुअल या इनकन्सिस्टेंट होगा और उसकी शक्ल से बिल्कुल वो ठीक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो इसको आप फैक्टिशियस फीवर को भी रूल आउट करेंगे। जब आपको कंफर्म हो जाए कि अच्छा ये पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है, उसके बाद आप जो है ना उससे डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे। डिटेल्ड हिस्ट्री में वैसे तो हिस्ट्री के आपको पॉइंट्स पता ही होंगे, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, क्या क्या पूछा जाता है, बायोडेटा और प्रेजेंटिंग कंप्लेन और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, सब कुछ। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन को रूल आउट करते हुए ख़ास तौर पर पूछने हैं। आपने ट्रैवल और एक्सपोजर की हिस्ट्री लाजमी पूछनी है ताकि आपको टीबी, मलेरिया या जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड इन्फेक्शन का कोई क्लू मिल जाए। आपने इससे पूछना है कि आप इससे पहले हॉस्पिटल में अभी हाल ही में एडमिट तो नहीं हुए या हॉस्पिटल तो नहीं गए। किसी के लिए भी जा सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि अपने ही लिए गए हों। तो आपने नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का आपको क्लू मिल जाएगा। फिर आपने उससे पूछना है कि अगर हाल ही में आपने कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल की कि पहले ना कर रहे हो और अचानक से आपने कोई दवाइयाँ ली हो, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उसके लिए कोई अद्वियात का इस्तेमाल किया हो, तो उससे आपको क्लू मिलेगा कि अच्छा इसको कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है या ड्रग फीवर हो सकता है। फिर आपने उसका स्टेटस चेक करना है कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में तो नहीं है, यानी कि उसको ऑलरेडी कोई डायबिटीज़ या कोई CGD या उसको प्रेगनेंसी है, 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, ख़ासतौर पर फीमेल बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होती है, या फिर वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, इम्यूनो या उसको एड्स तो नहीं है, इम्यूनो सप्रेसिव स्टेटमेंट तो नहीं है। तो आपने अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का आपको क्लू मिल जाएगा। और आप लोगों ने उससे IV ड्रग यूज़ का भी पूछना है, ठीक है। उससे आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या एब्सेस का क्लू मिलेगा। मैंने आप लोगों को जब माइक्रो पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि IV ड्रग एब्यूज़ से जो है ना वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, हो सकता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले कन्फर्म किया कि अच्छा इसको वाकई पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है। फिर आप लोगों ने उससे डिटेल्ड हिस्ट्री पूछी। हिस्ट्री के बाद आप उसका एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चीज़ एग्जामिन कर सकते हैं, आपने ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ एग्जामिन करनी है, ठीक है। आप उसकी आइज़ एग्जामिन करेंगे, उसका फंडस एग्जामिन करेंगे, उसमें आपको किसी किस्म के कोई स्पॉट्स तो नहीं मिल रहे। उसका माउथ और थ्रॉट देखेंगे, वहाँ पे आपको कोई डेंटल इन्फेक्शन, कोई ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस, पता चलता है ना ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस में ज़ुबान सारी वाइट हुई भी होती है, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। सो यहाँ से आपको कोई क्लू मिल सकता है। आप उसकी सारी स्किन को एग्जामिन करोगे, आपको सेलुलाइटिस, एब्सेस या अल्सर का कोई क्लू मिल सकता है। आप उसके हैंड्स और नेल्स देखोगे। नेल्स तो वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि नेल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं GP जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। आपको स्प्लिंटर हैमरेजेस जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिलते हैं, या आपको क्रोनिक लिवर डिजीज़ के कोई जो है ना वो साइंस मिल सकते हैं, कोई जॉन्डिस वगैरह हाथों में जो है ना वो मिल सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए आपने ऑस्कल्टेट करना है। अगर आपको वहाँ पे रिगर्जिटेशन मरमर्स आ रहे हैं तो आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का सोचना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आपने साइंस ऑफ निमोनिया देखने हैं, TB रिलेटेड जो है ना वो साइंस देखने हैं। लंग्स को ऑफ कोर्स आप ऑस्कल्टेट करेंगे। और अगर आपको वहाँ पे प्लूरल रब मिल रहा है, ये चीज़ें ना आप ब्लॉक 9 में बड़े उससे पढ़ोगे तो इसमें अभी डिटेल में ना जाओ इसकी, ठीक है। प्लूरल रब मिलता है तो वो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म तक लेके जा सकता है। एब्डोमेन में आप जो है ना वो जॉन्डिस के साइंस देखेंगे, आप हेपेटोमेगैली, आप लिवर को पाल्पेट करेंगे, उसका साइज़ बड़ा हुआ तो नहीं है, लिवर टेंडर तो नहीं है, स्प्लीन बड़ी हुई तो नहीं है, एसाइटिस तो नहीं है। एब्डोमेन के अंदर आप यही चीज़ें देख सकते हो। बोन्स और जॉइंट्स में आप ऑस्टियोमाइलिटिस के साइंस, सेप्टिक आर्थराइटिस अभी पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को। सेप्टिक आर्थराइटिस आज का हमारा टॉपिक है। और इंजेक्शन की साइड्स दे सकते हैं कि उसमें ना सुइयों के निशान होंगे कि ये बंदा ड्रग एब्यूज़र तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कंफर्म किया, आप लोगों ने देखा कि अच्छा इस बंदे को वाकई पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है। फिर आपने उसकी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों ने उसकी सारी एग्जामिनेशन की। फिर हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। बच्चों समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रही हूँ? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? यस मैम, आ रही है समझ। ठीक है। अब इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस आपके पास क्या क्या हो सकती हैं बच्चों? सबसे पहले आप ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे। ESRCP कंप्लीट ब्लड काउंट पे आपको तमाम सेल्स मिल जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स रेस तो नहीं है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। लिम्फोसाइट्स रेस तो नहीं है तो वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट और ईच एंड एवरीथिंग आपको RBC काउंट सब कुछ मिल जाता है उसमें। ES और CRP हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हो सकते हैं। अगर ये रेज है तो मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो रही है।
आप रीनल और लिवर की असेसमेंट कराओगे, सारे लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट कराओगे। आप ब्लड ग्लूकोज चेक करोगे, आप ब्लड के कल्चर कराओगे, ये बैक्टीरिया को रूल आउट करने के लिए होती हैं, ठीक है। फिर माइक्रोबायोलॉजी में आप क्या कर सकते हो कि डिपेंडिंग अपॉन द सस्पेक्टेड सोर्स, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहीं ब्लड से है, या आपको लगता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यूरिन से है, या आपको लगता है कोई लंग्स का इन्फेक्शन है, तो उसके जो ऑर्गन होगा, जो ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होगा, उसी से रिलेटेड आप सैंपल लोगे और उसी का जो है ना वो आप आगे माइक्रोबायोलॉजी कराओगे। आप ब्लड कल्चर करा सकते हो, यूरिन कल्चर या स्पूटम एग्जामिनेशन, अगर आपको टीबी वगैरह लग रहा है, या अदर अप्रोप्रिएट स्पेसिमेंस आप यूज़ कर सकते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशंस आप करा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, उनका कल्चर करा सकते हैं, उनके एग्जामिनेशन करा सकते हैं। तो पहले आप लोगों ने ब्लड सारा कंप्लीट करना है, CBC, ESR, CRP, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें ना बस पढ़ाई की हद तक होती हैं। असल में जो आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप ऊपर से लेके नीचे तक उसके सारे टेस्ट करने लग जाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान के सेटअप में इस तरह के मरीज आते हैं सरकारी अस्पताल में जो इतना अफोर्डिंग नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने वार्ड में अप्लाई नहीं करनी, ये सिर्फ पढ़ाई की हद तक है, ठीक है। आप हर चीज़ हर टेस्ट करा दोगे तो फिर आप किस चीज़ का डॉक्टर हो? आपको आना चाहिए ना खुद से ही करना कि आपने अगर हिस्ट्री, एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो कि हिस्ट्री की बेसिस पे ही अपना आधा डायग्नोसिस बना लेता है और बाकी का आधा वो एग्जामिनेशन की बेसिस पे बना लेता है। तो इन्वेस्टिगेशन आप 1-2 ही कराते हैं, इतना ज़्यादा आप पेशेंट के ऊपर लोड नहीं डाल सकते, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास इमेजिंग, कि अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा, आपको ब्लड एनालिसिस से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा, तो आप उसमें क्या करा सकते हो? चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI, एकोकार्डियोग्राफी करा सकते हो, पेट स्कैन करा सकते हो। अगर सब कुछ कराने के बाद भी आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा, तो आपने टारगेट इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस करनी है। इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस मतलब आपने बायोप्सी करानी है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा इसको कोई कार्सिनोमा हो सकता है, कोई इसके लिम्फ नोड्स वगैरह स्वेल हैं, या तो आप लिम्फ नोड बायोप्सी करा सकते हो, आप बोन मैरो बायोप्सी करा सकते हो, आप लिवर की बायोप्सी करा सकते हो, ठीक है। सो ये आपके पास 5 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपने कंफर्म करना है कि अच्छा इस पेशेंट को पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है। आपने उसकी डिटेल हिस्ट्री लेनी है, आपने उसकी फुल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन का कल्चर कराने हैं। फिर अगर आपको कोई और क्लू मिल रहा है तो आपने उसकी इमेजिंग, माइक्रोबायोलॉजी या बायोप्सी करानी है, और अगर फिर भी अनएक्सप्लेन्ड है तो आपने कुछ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो करानी है।